नमस्कार दोस्तों, बैंक एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन के यहाँ 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो ये आपका यूपी टेट, सी टेट या फिर कोई भी स्टेट का टेट हो उसके लिए, प्लस पीसीएस, एसएससी, रेलवे तथा अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन हर साल किसी न किसी पेपर में रिपीट होते हैं या देखने को मिलते हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग तथा इसे व्यवस्थित रूप देने का श्रेय निम्न में से किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल, बैरोस, ओडम, पैट्रिक गेडिस। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल हमारा यहाँ ऑप्शन सही होगा। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 में रेटर द्वारा किया गया। 1865 में रेटर द्वारा किया गया, और किंतु इसे व्यवस्थित रूप देने का श्रेय अर्नेस्ट हैकल 1869 को जाता है। ये अर्नेस्ट हैकल क्या थे? एक प्राणी नामक शास्त्रीय वैज्ञानिक थे, और इन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ये क्या होता है कि ये एक जो है इसमें ये ग्रीक वर्ड है ओकेलॉगी। तो ये दो शब्दों से, मतलब ये जो ओकेलॉगी है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ओकियस मीन्स हाउस, घर, तथा लोगोस मीन्स स्टडी के अध्ययन से मिलकर बना है। और इकोलॉजी को हिंदी में हम पारिस्थितिकी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1869 में अर्नेस्ट हैकल नामक प्राण विज्ञान शास्त्री ने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और इकोलॉजी का हिंदी में अध्ययन होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो ये अर्नेस्ट हैकल देख लीजिएगा आप लोगों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है भौतिक तत्वों का, जैविक तत्वों का, ए एवं बी दोनों का, केवल जैविक तत्वों का। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा ए एवं बी, भौतिक तत्वों का एवं जैविक तत्वों का। यहाँ पे ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, ये जैविक तत्व है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार और यहाँ पे सही कर लीजिएगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 10 जून को। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। और यहाँ पे मतलब पर्यावरण में जैव विविधता का अर्थ है किसी निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं से है। मतलब उस जहाँ पे बहुत विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु पाए जाते हैं, उसी में मतलब उसी को बताया गया कि यहाँ पे जैव विविधता का अर्थ है किसी विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में पादप एवं जंतुओं का पाया जाना। जैसे आज क्या है कि आज इन्हें सबसे अधिक खतरा प्राकृतिक आवासों एवं वनस्पतियों के विनाश से है। और जैसे हमारे भारत में सबसे अधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। और आइए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति निम्न में से किससे पहुंचती है? यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है, ये क्षति है। तो यहाँ पे ओजोन परत को सबसे अधिक सर्वाधिक क्षति पहुंचती है CFC से। जैसे ऑप्शन में दे रखा CO2, SO2, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ सबसे अधिक क्षति पहुंचती है CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ बताया गया है। पारिस्थितिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है वातावरण एवं जीव संबंधों का, पृथ्वी का, जैवमंडल का। यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है, ये जैवमंडल है, और वातावरण एवं जीवों का। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा वातावरण एवं जीवों का, वातावरण एवं जीव संबंधों का। तो जैसे पारिस्थितिकी दे रखा है यहाँ पे, तो पारिस्थितिकी क्या है कि इसके पहले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि
इकोलॉजी को ही हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत जीवधारियों यानी पौधों एवं जंतुओं के वास स्थानों या उन पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जैसे आइए दूसरी डिफिनेशन देख लेते हैं कि ये अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा ही दी गई है, और जिसे बताया गया कि वातावरण जीव समुदाय के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो यही यहाँ बताने की कोशिश की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन में मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य कहा जाता है, यानी वहाँ पे टाइगर अधिक पाए जाते हैं। जैसे वर्तमान भारत में 2226 जो है भाग हैं, किंतु बाघ हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, ये जो भाग है ये होगा बाघ। वर्तमान भारत में 2226 बाघ हैं, किंतु सर्वाधिक संख्या में मध्य प्रदेश में न होकर किस राज्य में है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ये कर्नाटक आंसर होगा हमारा। यहाँ पे पाए जाते हैं बाघ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बताया गया है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी कांगो। तो ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये इसका ऑप्शन सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। पर्यावरण पुस्तक रेड डाटा बुक में किसकी सूची शामिल है? विलुप्त प्राय जीवों की सूची, नक्सलवादी सूची, समृद्ध जीवों की सूची, जंगली जीवों की सूची। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा विलुप्त प्राय जीवों की सूची। अब जो ये रेड डाटा बुक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IUCN, जो रेड डाटा बुक में विलुप्त होने वाली जीव जंतुओं की प्रजातियों का विवरण दिया जाता है। कहाँ पे? IUCN, ये है अंतर्राष्ट्रीय संस्था। इसमें क्या होता है कि जो भी विलुप्त होने वाली जीव जंतुओं की प्रजातियों का विवरण दिया जाता है। और एक ग्रीन डाटा बुक में होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें जैव विविधता का उल्लेख किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में विश्व का कौन सा देश प्रथम है? चीन, अमेरिका, कनाडा, भारत। इसका हमारा ऑप्शन सही होगा चीन। ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाने का श्रेय किसको है? फोरमैन, ब्रेडमैन, हैकेल, जॉनसन। तो इसका हमारा ऑप्शन सही होगा फोरमैन को है। निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? जल प्रबंधन, वन्यजीव सुरक्षा, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन। तो इसका हमारा ऑप्शन सही होगा औद्योगिक प्रबंधन, ऑप्शन डी। मतलब औद्योगिक प्रबंधन का संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है। अब आइए इसका 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमंडलीय ताप किसकी बढ़ती हुई सांद्रता का परिणाम है? भूमंडलीय ताप यानी कि ग्लोबल वार्मिंग किसकी बढ़ती हुई सांद्रता यानी कंसंट्रेशन का परिणाम है? ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब आइए जानते हैं कि भूमंडलीय ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व के समक्ष एक गंभीर चुनौती है।
इसका मूल कारण है जीवाश्मी ईंधन के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैसें। अब हमारी ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? जैसे होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प। तो ये ग्रीन हाउस, ये जो हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनमें से एक क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में हमको मिल ही जाता है। तो इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा कि हमारी कौन से ग्रीन हाउस गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प। और इसमें क्या है कि जिसमें सर्वाधिक योगदान क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैसों का है। और जिसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पिछले 10-15 सालों में करीब मान लिया कि 40 गुना बढ़ गया है। यहाँ पे 40 गुना बढ़ गया है। और इनका जो सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है वो है चीन। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है बेंगलुरु, इंदौर, नागपुर, लखनऊ। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे है? नागपुर में। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बंद कमरे में यदि कोई 3 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव क्या होगा? जैसे कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसका हमारा ऑप्शन सही होगा, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। मान लिया जब भी हम बंद कमरे में अगर 2-3 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते हैं या कुछ जलाते हैं तो इसमें क्या होता है कि रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमको सांस लेने में दिक्कत होती है और इसमें मृत्यु भी हो सकती है। चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों को काटे जाने से बचाने से है। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली में ये शुरू हुआ था। ये जो आंदोलन है कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड से शुरू हुआ था। और ये किस सन में शुरू हुआ था कि 1973 में, 1975 में, 1981 में, 1987 में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा, ये शुरू हुआ था 1973 में। कीड़े यानी कि इंसेक्ट्स जो हैं और बकरी, खरगोश, गाय, हाथी आदि जीव किस वर्ग में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर सर्वाहारी। तो इसका हमारा जो ऑप्शन सही होगा, इसमें ये जो भी बताए गए हैं कीड़े, बकरी, खरगोश, गाय, हाथी आदि जीव प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग में आते हैं। रेडियो एक्टिव प्रदूषण से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव हो सकता है? मतलब इससे क्या बीमारी हो सकती है रेडियो एक्टिव प्रदूषण से? लकवा, कैंसर, श्वसन तंत्र में समस्या या उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। तो रेडियो एक्टिव प्रदूषण से मतलब क्या प्रभाव हो सकता है? हमें क्या बीमारी हो सकती है? लकवा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, श्वसन तंत्र समस्या होता है। इसका ये ऑप्शन सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत का महत्व है। पराबैंगनी किरणों के अवशोषण से, उल्कापिंडों से रक्षा में, CFC को सूखने में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा, ये पराबैंगनी किरणों की अवशोषण से। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ओजोन परत है हमारी है, ये कहाँ पाई जाती है? सप्ताह मंडल में। और जैसे सप्ताह मंडल में ओजोन परत पृथ्वी की छतरी के रूप में काम करता है। और ओजोन परत का काम क्या होता है कि ये जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। और जो ओजोन परत को सबसे अधिक खतरा है CFC गैसों से। ये CFC गैसें जो यहाँ दे रखी हैं, CFC गैसों से ओजोन परत को सबसे ज़्यादा खतरा है। तो इसमें मतलब ये है कि ओजोन परत का महत्व क्या है? तो पराबैंगनी किरणों के अवशोषण से। इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश है। न्यूजीलैंड, अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा न्यूजीलैंड।
इको मार्क दिया जाता है पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं पर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु, वायुमंडल प्रदूषण हेतु, वस्तुओं की शुद्धता हेतु। तो इको मार्क दिया जाता है पर्यावरण अनुकूलन वस्तुओं पर, इसलिए दिया जाता है। मन्नार की खाड़ी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। वनस्पतियों के लिए, प्रवाल भित्तियों हेतु या शैवालों हेतु या दरियाई घोड़ों के लिए। तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ये प्रवाल भित्तियों के लिए। मन्नार खाड़ी की जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है प्रवाल भित्तियों हेतु। संपूर्ण जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है, इसके कारणों पर विचार कीजिए। जो हमारा ये संपूर्ण जैवमंडल पारिस्थितिक तंत्र है वो असंतुलित हो गया है, इनमें से किन कारणों के द्वारा? ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि के कारण, या फिर अम्लीय वर्षा के कारण, या भूतापन एवं वन विनाश कारण, या उपरोक्त सही। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो ग्रीन हाउस में प्रभाव में वृद्धि, अम्लीय वर्षा है, भूतापन एवं विनाश है, ये सभी कारण हैं संपूर्ण जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र, इनके कारण असंतुलित हो गया है। पर्यावरण संरक्षण हेतु भारतीय संविधान में प्रावधान किस संशोधन द्वारा किए गए हैं? 24वें संशोधन में, 44वें संशोधन में, 92वें संशोधन में, 42वें संशोधन में। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु भारतीय संविधान में प्रावधान 42वें संशोधन द्वारा किए गए हैं। सभी प्रमुख पर्यावरणीय सम्मेलनों का मुख्य जोर किस पर रहा? धारणीय विकास पर रहा, कार्बनिक पदार्थों पर रोक पर रहा, जैविक खेती एवं वन संरक्षण पर रहा, या उपरोक्त सभी में रहा? तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये क्या है कि जो धारणीय विकास, कार्बनिक पदार्थों पर रोक, जैविक खेती एवं वन संरक्षण, ये क्या है कि ये जो हैं पर्यावरणीय संबंधित तथ्य हैं। और इसमें क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में पीताम्बर पंत की सिफारिश पर 1976 में, जो है 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व के मौलिक कर्तव्य पाठ में ये जो पर्यावरण संबंधित तथ्य हैं इनको शामिल किया गया था। यहाँ पर यही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाने हेतु तो भारत में किस मानक के वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसमें BS3 मानक, BS4 मानक, BS5 मानक, BS6 मानक। तो हमारा आंसर होगा ये BS3 मानकों पर रोक लगा दिया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि मतलब ये BS3 मानक, BS4 मानक, BS6 मानक क्या होते हैं, BS का क्या मतलब होता है, और इसके आगे जो संख्या लिखी रहती है 3, 4, 5, 6, इनसे क्या तात्पर्य है। तो आइए समझ लेते हैं एक बार। अब जैसे इसमें देखते हैं कि क्या है BS वाहन। जैसे BS उत्सर्जन मानक, वे मानक होते हैं जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। इस उत्सर्जन मानक के जरिए मोटर वाहनों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण की मात्रा की व्याख्या की जाती है। जो ये मानक हैं इनमें क्या होता है कि मोटर वाहनों के कारण होने वाले प्रदूषण की व्याख्या की जाती है। जैसे क्या है कि भारत स्टेज 6 यानी BS6 उत्सर्जन नियम 1 अप्रैल 2020 से देश भर में प्रभावी हो जाएंगे। और जैसे इसमें कि जो BS के आगे जो आगे संख्या लिखी रहती है उसका क्या मतलब होता है कि हम अक्सर सुनते हैं कि BS2 वाहन, BS3 वाहन और BS4 वाहन, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन संख्याओं का क्या मतलब है? तो BS के आगे जो संख्या लिखी होती है इसका मतलब कि उत्सर्जन के बेहतर मानक जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। भारत में गाड़ियों के प्रदूषण को मापने के लिए BS का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे BS के आगे जितना बड़ा नंबर होगा और उस गाड़ी से उतने ही कम प्रदूषण होने की संभावना होती है। तो ये BS मानक देश का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तय करता है और साथ ही देश में चलने वाली हर गाड़ी के लिए आवश्यक होता है कि वो इन सभी मानकों पर खरा उतरे। और जैसे मान लिया क्या है कि अब देश में BS6, ये जो BS6 है ये BS6 जो है अब देश में BS6 पर चर्चा हो रही कि भारत में शुरुआत हुई थी BS2 से शुरुआत हुई थी
और इसके बाद क्या है, BS4 का इस्तेमाल किया जाने लगा, यहाँ पे BS4 का इस्तेमाल किया जाने लगा। और जब BS4 इंजन का प्रयोग शुरू हुआ तब कहा गया था कि BS3 के मुकाबले BS4 मानक वाले इंजन उत्सर्जन में भारी कमी लाएंगे। यानी माना गया था कि BS3 मानक वाले इंजन के मुकाबले BS4 वाले इंजनों का मतलब सुरक्षित है, इनसे ज़्यादा सुरक्षित है ये BS4 वाले मानक जो इंजन वाले हैं, ये ज़्यादा सुरक्षित है, यहाँ ये बताया गया है। और जैसे मान लिया कि एक जो न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश की पीठ में ये मतलब स्पष्ट कर दिया गया था कि पूरे देश में BS6 के अनुकूल वाहनों की बिक्री की जा सकेगी। और मतलब इनसे क्या होगी कि स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ना कि अभी समय के साथ ज़रूरत है। और जो हमारा BS4 नियम अप्रैल 2017 से देश भर में लागू है। तो यहाँ पे हम समझ लें कि BS3 मानक क्या होता है, BS4 मानक क्या होता है और BS वाहन क्या होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यटन को बढ़ावा देने हो तो भारत में जारी अभियान का क्या नाम है? अतुल्य भारत, भारत महान, भारत दर्शन, देशी यात्रा। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में जो जारी अभियान का नाम है अतुल्य भारत। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं? मालाबार तट में, दंडकारण्य, सुंदरवन, पश्चिमी घाट। तो ये जो ऑप्शन सही होगा सुंदरवन। सुंदरवन में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जैसे सरदार सरोवर गुजरात, आगे दे रखा है इसके सरदार सरोवर के आगे गुजरात, और इसमें जो राणा सागर बांध राजस्थान, टिहरी बांध उत्तराखंड, ओंकारेश्वर परियोजना राजस्थान। इसमें हमारा जो ऑप्शन सुमेलित नहीं है वो है ओंकारेश्वर परियोजना, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मित्र वृक्ष नहीं है? बरगद, पीपल, नीम, यूकेलिप्टिस। तो इसमें जो पर्यावरणीय मित्र नहीं है यूकेलिप्टिस, यहाँ पे यूकेलिप्टिस सही हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।